हाँ जी, वेलकम टू यूनिक डिजिटल कैंपस। हमने फर्स्ट पार्ट में 25 तक आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और एचपीएससी टेक्निकल एजुकेशन के। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं 26 से। और देखो इसमें क्या कहता है, व्हेन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपका दे दिया 7%, बीटा वैल्यू 1.5। जैसे बीटा मैंने बताया आपको मार्केट रिस्क की सेंसिटिविटी को मेजर करता है। मार्केट रिटर्न 15%, वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। देखो ये आपका CAPM मॉडल। CAPM आपकी एक बेस्ट टेक्निक है किसकी, इक्विटी वैल्यूएशन की। एक बात याद रखना, यहीं से आपके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और अभी भी आया हुआ है। देखो और कैसे निकलते हैं, आपको मार्केट इसकी वैल्यू निकालनी, कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कैसे निकलती है, RF प्लस में बीटा, RM माइनस में RF, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर RF आपको दे रखा है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, वो कितनी आपकी 7%, ठीक है। प्लस में बीटा, बीटा की वैल्यू है 1.5% और मार्केट रिटर्न है 15% और आपकी सिक्योरिटी की RF है आपकी 7%। तो आपकी क्या आया, 7 प्लस में 1.5 मल्टीप्लाई में आपका 8, तो यह आपका 7 प्लस में 12, तो आपका आया 19%। तो आपकी रिटर्न कितनी आई या कॉस्ट कितनी आई, एक्सपेक्टेड रिटर्न 19%। तो 26 का आंसर हो गया आपका डी आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान से समझो, CAPM आपका बेस्ट टेक्निक है इक्विटी वैल्यूएशन का, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का। RF प्लस में बीटा, RM माइनस RF, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हम सोल्व कर चुके हैं। 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म। देखो प्लेगरिज्म में क्या होता है, प्लेगरिज्म का मतलब होता है आप किसी के डेटा को कॉपी कर रहे हो, ठीक है, उनके कोई मतलब एज इट इज उठा रहे हो, तो वो प्लेगरिज्म होता है। अब देखते हैं कि कौन सा प्लेगरिज्म में नहीं आएगा। प्रोड्यूसिंग द आइडियाज ऑफ अदर्स एज वंस ओन, दूसरे का काम, दूसरे का आइडिया अपने बताने, तो बिल्कुल प्लेग में आएगा ये, ठीक है। प्रोड्यूसिंग ऑन एकेडमिक वर्क विदाउट एक्नोलॉजिंग द सोर्सेज, आपने बिना सोर्स बताए आपने क्या कर दिया, खुद का एकेडमिक वर्क आपने प्रोड्यूस कर दिया, ये भी आपका प्लेग में आएगा। प्रेजेंटिंग एंड एज ओरिजिनल डेटा आ गया, एंड न्यू आइडिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिटरेचर, आपने एग्जिस्टिंग लिटरेचर को पढ़ा समझा और अपना कुछ ओरिजिनल और न्यू आइडिया दे दिया, तो ये आपका प्लेग में नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। अगला देखो, ड्रॉइंग द कंटेंट, दूसरे से डेटा कंटेंट ले लिया, अदर वर्क विद द ड्यू एक्नोलेजमेंट, दूसरे को एक्नोलेज कर, नहीं रेफरेंसेस दो, उसको एज इट इज नहीं उठा सकते आप, तो ये भी किस में आएगा, प्लेग में आएगा। तो आंसर क्या हो गया, सी आंसर, कि आपका ओरिजिनल और आपका न्यू आइडिया होना चाहिए, प्लेगरिज्म में नहीं आएगा। 28 आपका है, विच टेस्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनोवा, द assumption ऑफ नॉर्मलिटी एंड होमोजेनिटी आर नॉट सेटिस्फाइड। पीछे कोई क्वेश्चन आया था आपका जहां पर आपने अनोवा लगाया था, जहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन फुलफिल हो रही थी, कुछ ABC का एज ग्रुप का था, एंजाइटी लेवल चेक कर रहे थे आप। यहाँ पर क्या है, आपने क्या नहीं लगाया, नॉर्मलिटी की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, होमोजेनिटी की नहीं हो रही। आपने पढ़ा होगा इक्वल वेरिएंस, ये अनोवा की कंडीशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल वेरिएंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही, इसका अल्टरनेट क्या है आपका, क्रुस्कर-वालिस H टेस्ट। तो कहाँ है, क्रुस्कर-वालिस H टेस्ट, ये आपका राइट आंसर होगा। इसका अल्टरनेटिव है जब आपकी नॉर्मलिटी की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये आपका एक प्रॉपर्टी है कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों की, क्या कि टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो RBXY मल्टीप्लाई BYX, यही है ना। तो आपके क्या, ये आपका BYX है आपका क्या 1.6 और ये आपका 0.4, और इनका रूट किया आपने किया तो 0.64 आया, इसका रूट किया तो आया 0.8। तो आंसर क्या आ गया आपका डी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, इसकी प्रॉपर्टी है कि टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। और प्रॉपर्टी क्या है, जैसे साइंस कोरिलेशन के होंगे ना वैसे ही रिग्रेशन के होंगे। तो ये पॉजिटिव था, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव आया। ये अगर मान लो नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव होता, एक भी नेगेटिव होता ना, ऐसा मतलब दूसरा भी नेगेटिव होता, और जैसे रिग्रेशन का होगा वैसे ही कोरिलेशन का होगा। तो ये 29 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट विच एन एग्जीक्यूटिव, यानी जो आपका मैनेजर है, कैन सुपरवाइज इफेक्टिवली, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक पर्सन जो आपका मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव, वो कितने को मतलब कंट्रोल कर पाएगा। अगर आपका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो फ्लैट बनेगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट बनेगा, और आपका स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन तो एक टोल बनेगा, मतलब एक ही बंदा सबको कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए सॉरी फ्लैट बनेगा आपका, एक ही बंदा सबको कंट्रोल करेगा। और जब अगर आपका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तो डिफरेंट डिपार्टमेंट बनेंगे ऐसे,
ठीक है, ऐसे बनेंगे, सॉरी, ठीक है, ऐसे बनेंगे, आपका टोल स्ट्रक्चर बन जाएगा, लार्ज है तो, ठीक है। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल कब होती है, जब आपका स्मॉल हो, और जब आपका मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो टोल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आया 31 क्वेश्चन, ये मैच करना है थ्योरीज का। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर ब्रूम की है भाई, आपकी मोटिवेशन की थ्योरी जो एक्सपेक्टेंसी की है, ठीक है। रॉबर्ट हाउस की आपकी है पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ठीक है। और डिफरेंशियल वेज सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर का। टेलर ने क्या दिया है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फंक्शनल फोरमैनशिप जिसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो दिया है। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये क्या होता है कि जो आपका एफिशिएंट वर्कर है उसको हाई रेट से दो, और जो आपका इनएफिशिएंट वर्कर उसको कम रेट से, तो डिफरेंशियल पीस रेट भी होता है इसमें। और ह्यूमन रिलेशन आपकी एल्टन मेयो ने दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जहां मैच कर रहा है उसको हम मैच कर देंगे, ठीक है। तो 1 का 2 के साथ देख लो भाई, 1 का 2 के साथ 2 में मैच कर गया, सेकंड का थर्ड, सेकंड आपका थर्ड के साथ, तो ये आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। सी आंसर हो गया भाई आपका ये 31 का, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिव। ऑपरेटिव चार देखो 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। स्टाफिंग फंक्शन जो है आपका वो तो है ऑपरेटिव, बाकी आपका मैनेजरियल फंक्शन है। तो ये अब देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन, डेवलपमेंट, प्रोक्यूरमेंट, ये सारा उसी में चला गया, सिर्फ एक फंक्शन रह गया, कौन सा, डायरेक्टिंग, है ना। ये तो सारा का सारा स्टाफिंग का ही पार्ट है, और स्टाफिंग क्या है आपका ऑपरेटिव फंक्शन। तो इसका आंसर क्या हो गया, डायरेक्टिंग आंसर आ गया आपको इसका, बिल्कुल बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बस क्वेश्चन की ना फॉर्मेटिंग समझ लो क्या कहना चाहता है। ए प्रोसेस एस्टेब्लिश टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्रू नेगोशिएशन, नेगोशिएट कर रहे हैं आपस में, तो फिर क्या होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो ये होती है आपकी भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग, बिल्कुल आराम से, थोड़ा थोड़ा सब झुक जाएंगे इस तरीके से। 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34, इसमें भी मैच करना है, भी ये आया था मर्जर, एक आपका 1 अप्रैल 2020 को एक मर्जर हुआ, किसका किसके साथ हुआ, तो बस 2-3 भी पता है तो अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे सिंडिकेट का हुआ था कैनरा बैंक में, इस तरीके से बस मैच कर लो आप, ठीक है। इलाहाबाद बैंक का हुआ इंडियन बैंक के साथ। अब अगर देखो ये टेक्निक है कि 2 मैच करके 2 अपने आप हो जाएंगे। सिंडिकेट का कैनरा बैंक में, पता होगा आपको कि जो 10 बैंक थे उनको मिलाकर 4 बैंक बनाए थे, तो उनमें से है आपके पास ये सिंडिकेट को कैनरा में, तो 1 का 4 देख लो, 1 का 4 आ गया आपके, 2 में आ गया। और दूसरा आया इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में, यानी 4 का 2 के साथ देख लो, तो ये 4 आपका 2, तो ये आपका आंसर आ गया डी, ठीक है। और बाकी अपने आप मैच हो गया, सेकंड का 3 के साथ, यूबीआई का जैसे पीएनबी का मैच हो गया, तो बिल्कुल हो जाएंगे आपके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपके आंसर क्या आ गया, डी आंसर आ गया 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आसान है बिल्कुल, मनी मार्केट डज नॉट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग, वही आपका शॉर्ट टर्म है। ट्रेजरी बिल्कुल पार्ट है, कमर्शियल पेपर बिल्कुल पार्ट है। ट्रेजरी पर आरबीआई इशू करता है, कमर्शियल पेपर आपका जो बिग हाउसेज होते हैं, बिग कॉर्पोरेट हाउसेज वो करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भी आपका कौन करता है, आपके बैंक इशू करता है। शेयर्स कौन करता है, कंपनी खुद करती है, तो ये है, इसका कौन सा पार्ट नहीं है, ये डी आंसर हो गया आपका 35 का। उसके बाद आया क्या, जब भी ए मार्केट, कौन सा मार्केट, इज ए क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद आर क्लोज रिलेटेड, ये वर्ड ढूंढ लेना, क्लोज रिलेटेड, जहां पर भी क्लोज रिलेटेड आ गया तो इसका मतलब है कि आपकी मेटा मार्केटिंग हो गई है। मेगा का मतलब होता है एकदम से बहुत ज्यादा मार्केटिंग करना, ओवर मार्केट, इस तरीके से मतलब बहुत एडवर्टाइज करना। मेटा मार्केटिंग क्लोज रिलेटेड इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स, कि भाई ये प्रोडक्ट भी है ये भी है, तो वो कौन सा होता है आपकी मेटा मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, किसके कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट्स के, एट डिफरेंट प्राइसेस एंड पैकेज साइज टू टैप मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट अपॉर्चुनिटी को क्रैप करने के लिए आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, साइज भी देखो, प्रोडक्ट तो डिफरेंट हो गया, डिफरेंट प्राइसेस भी ले आए और डिफरेंट पैकेज भी ले आए। तो देखो ब्रांड में तो क्या हुआ, एक का अपने ब्रांड को एक्सटेंड कर दिया, लाइन में एक नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन यहाँ पर सारी चीजें हो रही है, देखो आप ध्यान से, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आए प्रोडक्ट के भी, प्राइसेस के भी, साइज भी, तो इसको बोलते हैं फ्लैंकिंग, प्रोडक्ट फ्लैंकिंग। जब ये सारी चीजें एक साथ हो रही हो, डिफरेंट प्रोडक्ट आ गया, डिफरेंट प्राइसेस आ गया, डिफरेंट साइज आ गया, डिफरेंट पैकिंग आ गई, तो ये क्या होगी, प्रोडक्ट फ्लैंकिंग, ठीक है। तो आपका है 37 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आपका लीगल एस्पेक्ट से आपका क्वेश्चन है, इजी सा। ए पर्सन बाई गिविंग ए थ्रेट, डरा दिया उसको, टू कमिट सुसाइड, इंड्यूस हिज वाइफ एंड सन टू एग्जीक्यूट ए डीड इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज।
दिस इज ए केस ऑफ, देखो ड्रा धमकाकर प्रॉपर्टी के लिए कह रहा है उसके फेवर में, अपने ब्रोदर्स के फेवर में, तो क्या होता है आपका ये होता है कोएर्शन, मतलब आप ड्रा धमकाकर आप कर रहे हो, कोई एंड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, ना मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्या है आपको ड्रा धमकाकर, बिल्कुल कोएर्शन के उसमें चला गया। तो आंसर क्या है 38 का बी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आया आपके पास 39, क्या है, A says to B in the presence of and within hearing of C that he is C's agent। A जो पर्सन है इसने किसको कहा, B को कहा, और C वहीं पर खड़ा खड़ा देख रहा था, क्या कहा कि वो C का एजेंट है, उसने कहा, और C ने कुछ नहीं बोला, देखो लेकर C मीन्स मम, मतलब चुपचाप खड़ा रहा। A ने कहा B को कि भाई वो C का एजेंट है, C ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब हुआ कि भाई उसने मतलब कंसेंट दे दिया, मतलब ऑटोमेटिकली कंसेंट है, बी वहीं पर सुन रहा है, उसके सामने का है। अब क्या हुआ, बी सप्लाई गुड्स ऑफ ₹1 लाख टू ए, इसने इसको 1 लाख का गुड दे दिया, ठीक है। सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस, सी पे करेगा, क्यों, क्योंकि भाई इसने हाँ भरी आपके स्टोपल, मतलब बिल्कुल आपका ये मतलब क्या होता है कि इसने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये है, इसने बिल्कुल एग्रीमेंट दिखाया इसके सामने, बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स, दिस इज केस ऑफ, नेसेसिटी का नहीं है, ना रेक्टिफिकेशन का कि इसने इसके सामने नहीं किया, कोई एरर नहीं हुई है, ना पावर ऑफ अटॉर्नी का, एस्टोपल का है। ठीक है, एस्टोपल मीन्स इसकी इसने बस उसके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ए सी का एजेंट है, सी ने ए ने एक्सप्लेन कर दिया, तो सिंपली क्या है कि इसको देने पड़ेंगे पैसे, तो आपका डी आंसर आ गया 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 40 है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर, इसका मतलब होता है बायर, कि बायर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, तो आंसर आ गया ए। ठीक है, सेलर नहीं, ना एजेंट, ना मैन्युफैक्चरर, कौन सा आ गया आपका बायर, बायर आपका मतलब ध्यान रखे आपका जब वो बाई कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 क्वेश्चन, आपको दो स्टेटमेंट है, वन इज लेबल असर्शन एंड सेकंड रीजन। तो देखो अब पहला है आपका माइनर बोरोड ₹10,000 ऑन ए फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन दैट ही वाज ए मेजर, उसने कहा कि स्टेटमेंट दे दी कि वो भाई 18 से ऊपर का है, माइनर था, 18 से कम की एज थी, और उसने ले लिए पैसे कितने 10,000, किससे ले लिए, कोई पर्सन होगा। क्रेडिटर स्यूज द माइनर एंड रिकवर्ड, क्रेडिटर्स केस कर सकता है और अपनी मनी ले सकता है, तो देखो माइनर का केस है, बिल्कुल नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट गलत है आपकी। एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्ट से ही वॉइड होता है, बिल्कुल माइनर के साथ कोई भी आप एग्रीमेंट करते हो स्टार्ट से ही आपका क्या होगा, वॉइड होगा, और वो ए माइनर इज नॉट लाइबल टू रीपे एनी मनी दैट ही माइट हैव रिसीव्ड अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब क्या है, ये आपकी राइट स्टेटमेंट और ये आपकी रॉन्ग, तो आर आपकी राइट है, ए आर आपकी रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 41 का क्या है, आर आपकी करेक्ट है, ए आपकी गलत है, तो आपका आंसर आ गया डी आंसर आपका आ गया है यहाँ पर। ठीक है, कौन से का 41 का आंसर है डी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42, इंफॉर्मेशन टेक आईटी एक्ट है ना 2000, ये आपको पूरे इंडिया में लग रहा है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इंडिया में आपका इंप्लीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट बिल्कुल एमआरटीपी एक्ट 1969 को रिप्लेस करके बना था, और इसमें क्या था, सीसीआई बना था, कंपटीशन कमीशन, बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कमीशन टू कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम यहाँ पर 10 की जगह 6 मेंबर आएगा, तो यानी ये आपकी स्टेटमेंट हो गई, ये रॉन्ग, तो आंसर क्या हो गया इसका सी, चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स शैल नॉट बी फुल टाइम। ठीक है, आपका क्या है, सी आंसर हो गया 43 का, कि 2 से 6 के बीच में आपके मेंबर होंगे, तो 43 का आंसर आ गया आपका सी। ठीक है, 44 आ गया आपके पास, क्या है 44 क्वेश्चन आपका, एक्स ए फॉरेन नेशनल नॉट बीइंग ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल 15, 2016 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2016, 17, 18, 19, 20, 2021, तो आपके हो गया 1, 2, 3, 4 ईयर हो गए प्रीवियस ईयर से पहले, और प्रीवियस ईयर में इंडिया आपके रहा वो आपका इंडिया में रहा हो पिछले 5 सालों में, प्रीवियस ईयर के इंक्लूड किए 130 डेज, 13 डेज, 210 डेज और 75 डेज एंड 80 डेज रेस्पेक्टिवली। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे कि जो कंडीशन है रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, ठीक है, या नॉन रेजिडेंट की, तो कौन सी कंडीशंस वो फुलफिल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर में देखिए आप उसके कितने दिन है, ऐसे होता है ना कि
पहली कंडीशन है कि वो लास्ट ईयर में आपके 182 डेज रहा हो प्रीवियस ईयर में, तो वो तो फुलफिल नहीं हो रही। लेकिन सेकंड आपकी वन कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है कि वो लास्ट ईयर में आपके 60 डेज से ज़्यादा रहा है। ठीक है, कितना है आपका 80 डेज रहा है, तो यानी 60 डेज रहा है। उसके बाद क्या है, दूसरी जो कंडीशन है, कोई एडिशनल जो कंडीशन है उसके बारे में देखेंगे कि वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ, तो भाई हम बात कर रहे थे कि उसने ना एक आपकी जो क्या बोलते हैं जो बेसिक कंडीशन है उसको फुलफिल कर दिया कि लास्ट जो प्रीवियस ईयर है उसमें तो उसने 60 दिन से ज़्यादा कर लिया, और उससे पहले की जो है 4 साल में उसके 365 दिन से ज़्यादा ऊपर हो रहे हैं। अगर आप इसको टोटल कर रहे हो कितने, जैसे आपके ये यहाँ पर दे रखा आपका 130 प्लस में 30 डेज प्लस में 21 डेज, ठीक है, और आपका लास्ट के आप 75 डेज, तो ये अगर आप इसको टोटल करते हो तो 365 से ऊपर हो रहा है। तो इसने क्या किया, आपका एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर दिया, एडिशनल को फुलफिल नहीं कर पाया, तो ये क्या हुआ आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आपके क्या है, एक आपकी बेसिक फुलफिल कर देता है तो वैसे ही वो क्या बन गया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपका बन गया। 44 का आंसर हो गया सी। ठीक है, 45 क्या है आपका, ए प्रोफेसर सुरेश मेनन रिसीव्ड ए बिल्डिंग। एक प्रोफेसर है, उसने अपने बिल्डिंग एज ए गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर, 1/4/2020 को एक बिल्डिंग ली। बिल्डिंग वाज यूज्ड बाय हिज फादर इन हिज ओन बिजनेस, खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा था। इट वाज एक्वायर्ड बाय हिज फादर बाय 5 लाख रुपए के लिए, एंड मार्केट वैल्यू 1/4/2020 को 6 लाख रुपए है। हिज फादर हैज क्लेम डेप्रिसिएशन पहले ले चुका है 2,60,000 अप टू 31/3/2020। ठीक है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऑन विच प्रोफेसर सुरेश मेनन कैन चार्ज डेप्रिसिएशन। देखो 5 लाख रुपए की थी ना, तो आपको पता है कि जो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उस पर लगेगी, तो आपके 5 लाख में से 2,60 डिडक्ट कर लो, मार्केट वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं, तो कितने बच के 2,40,000। तो आंसर क्या हो गया आपका 240। डेप्रिसिएशन की क्लेम एक बार कर दी, वो किस पे होती है, जो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट होती है। 240 आपने घटा दिए तो आपके आ गए 2,60 घटा दिए तो आपके 2,40,000। आंसर हो गया 45 का ए। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्स की इनकम कौन सी नहीं है, इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेसर एज ए यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयर एग्जामिनर के रूप में अदर इनकम सोर्सेज में चली गई। डिविडेंड बिल्कुल अदर सोर्स में जाती है। इनकम रिसीव्ड ऑन लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी की है, ये हाउस प्रॉपर्टी में चलेगी, तो आंसर क्या हो गया सी। ग्रेजुएटी आपका क्या है, ये आपकी अदर सोर्स में ही जाएगी, तो आंसर क्या हो गया सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है द वैल्यू ऑफ रिक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज इक्वल टू द लाइसेंस। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, जो भी आप प्रोवाइड करते हो वैल्यू ऑफ रिक्विजिट वो आपके लाइसेंस फीस के इक्वल होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकंड, रेंट फ्री बिल्कुल आपके रेजिडेंस प्रोवाइडेड टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनको आपको एग्जेम्प्टेड होता है टैक्स से, बिल्कुल ठीक है। तो आपकी क्या बोथ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, तो बी आंसर हो गया 47 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 48 क्वेश्चन आपका है भाई, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द एटीट्यूड ऑफ इंडिया टुवार्ड्स फॉरेन कैपिटल। बिल्कुल आपका ना फियर और सस्पिशन का है। मतलब क्या है, इंडिया चाहती नहीं थी कि आपके एफडीआई इनकरेज हो। ये तो जब एलपीजी आया 1991 में, मतलब हमने ना पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो हम आईएमएफ के पास गए, हमारे ना फॉरेन रिजर्व 6 बिलियन यूएस डॉलर के थे, हमें आईएमएफ से लोन लेना था, तो उन्होंने कहा कि हम आपको बेलमेंट पैकेज देगा। बेलमेंट मतलब कि उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तो एलपीजी हमने उनकी मान ली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हमारा 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हम फिर डरते थे हम कि कहीं फिर से हम मतलब उसी तरीके से किसी और के अधीन नहीं हो जाए, तो इस तरीके तो फियर एंड सस्पिशन का आपका एनवायरमेंट था, तो आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, उसके बाद आया 49 क्वेश्चन। 49 आपका कि द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडिया जीडीपी टेंड्स टू इंक्रीज इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, देखो जीडीपी बढ़ेगी, आपने पढ़ा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसका यही होता है कि इन्फ्लेशन 2% से 6% रखना है। क्यों? क्योंकि इतना बढ़ेगा ना तो जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी टेंड्स करेगी तो इंडिया का ग्लोबल ट्रेड भी बढ़ेगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी, आपकी जो ग्रेविटी मॉडल थ्योरी ना वो ये कहती है कि डायरेक्टली जो जीडीपी होती है ट्रेड के साथ आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, जितनी जीडीपी बढ़ेगी उतना ही आपका मतलब ट्रेड बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है। एंड डिस्टेंस इज इनवर्सली, जितनी दूरी होगी आपकी उतना ही आपका ट्रेड कम होगा, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो आंसर ए एंड आर आपकी करेक्ट है, और इसकी ये क्या है, थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन कर दिया तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी, तो आंसर हो गया इसका ए।
ठीक है, 49 का आंसर क्या हो गया आपका ए। एंड आपका 50 का है अभी क्वेश्चन नंबर 50, एक्स वाई आर पार्टनर्स विद शेयरिंग ऑफ 3:2। एक्स और वाई का रेशो क्या है 3:2, और कुछ नहीं कह रखा, ये कह रखा दे एडमिट जेड का शेयर दे दिया 1/6। तो सिंपली बात है कि एक इसमें और ऐड कर दिया, यही है कि ये जो अपना सेक्रीफाइस करेंगे 3:2 में करेंगे, अगर कुछ नहीं कह रखा होता तो वो ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करेंगे, बस सिंपल सा इसने 1/6 है तो इसका न्यू रेशियो क्या आ गया 3:1। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपका 3:1 आंसर आपका ये आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके सॉल्यूशंस ने मैच कर लिए होंगे, अच्छा लगा होगा, जो कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई है वो भी समझ में आई होगी आपको। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट में हम 51 से आगे स्टार्ट करेंगे।